सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सेनेट में ऑपोजिशन के साथ जो कुछ हुआ है अपने ही हाथों का बोया हुआ है। कल तक जीत की बढ़के मारने वाले आज इल्जाम तराशी पर उतरे हैं। सबसे आगे आसिल बिजिंजो हैं जो हारने के गम में होशो हवास खो बैठे हैं, अपनी शिकस्त का जिम्मेदार इदारों को ठहरा रहे हैं। बिजिंजो साहब तहरीके अदम एतमाद से ठीक एक दिन पहले तक आपके अपने अल्फाज थे, कोई दबाव नहीं, किसी खौफ का सामना नहीं। फिर आज क्या हुआ जो आप इदारों पर चढ़ दौड़े? सच पूछें तो यह दिलों का बुग़्ज़ है जो पहले भी आया था और अब खुलकर सामने आ गया है। शेख रशीद ने तो आपकी हार के जिम्मेदार की निशानदेही कर दी है। हिम्मत है तो करें आसिफ जरदारी पर तनकीद, कहें बिलावल जरदारी को, वो भी शहबाज शरीफ की तरह अपनी सफ के गद्दारों की निशानदेही के लिए कोई कदम उठाकर दिखाएं। उसी आसिफ जरदारी ने सादिक सिंजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाया था, क्या उस वक्त भी इदारे आए थे? शेख रशीद का दावा है कि अब भी वही आसिफ जरदारी सिंजरानी को बचा गए हैं। हिम्मत है तो पूछें अपने सेनेटर से कि उन्होंने किसके कहने पर आपको वोट नहीं दिया। यकीनन आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको तो इदारों पर तनकीद करके अपनी सियासत चमकानी है, इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोना है। और आप इतने भोले बादशाह हैं, इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोकर तवक्को करते हैं कि आपको पाकिस्तानी अवाम मोहब्बत के हार पहनाएंगे? नहीं बिजिंजो साहब, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मफादाती सियासत की ऐनक उतार कर जरा सोशल मीडिया पर झांक लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि वतन से, इसके इदारों से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी आपका क्या हाल करना चाहते हैं। ये देखने से पहले मैं तो इतनी गुजारिश करता हूं कि मेरे हाथ जुड़े हैं, मैं इल्तिजा करता हूं आपसे, नफरत की सियासत से बाज आ जाएं। यही जमहूरियत है, यही इबादत है। आज इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब। लेकिन आज की अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से, जिस तरह हम रोज़ आपको बताते हैं कि क्या हुआ है, उसके हवाले से खुसूसी रिपोर्ट है, पहले वो देखिए। असद खरल साहब, ये जो हासिल बिजिंजो साहब हैं, ये क्या समझते हैं कि लोग बहुत ही सीधे हैं, उनको समझ नहीं आएगी क्या करना चाह रहे हैं। यानी आसिफ जरदारी साहब ने बनवाया सादिक सिंजरानी को। आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि हमने हुकूमत गिराई बलोचिस्तान में नून लीग की, रिकॉर्ड का हिस्सा है। जरदारी साहब उसका क्रेडिट लेते हैं और अभी भी कहते हैं कि जनाब हाँ जी, उस दौर में वो डिनाई नहीं कर सकते, उन्होंने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है। तो फिर जो हुकूमत नून लीग की गिराता रहा, इनके इत्तेहादी आज बड़े बिजिंजो साहब जो हैं वो सीख पा हैं, तो उस वक्त फिर जरदारी साहब से जाके पूछें उन्होंने किसके कहने पर, किस इदारे के कहने पर ये काम कर दिया। आज ये सब इकट्ठे हो गए। देखिए उसामा साहब, इसको कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब मामला यह है, यही हासिल बिजिंजो साहब थे जो 1 या 2 दिन पहले इलेक्शन से मुख्तलिफ टॉक शोज में इनसे बारहा ये सवाल दोहराया गया कि क्या इस इलेक्शन के अंदर कोई हॉर्स ट्रेडिंग का एलिमेंट है। उन्होंने कैटेगोरिकली रिफ्यूज किया कि नहीं, कोई दबाव। फिर इनसे कहा गया किसी इदारे का या किसी तरफ से कोई दबाव है, उन्होंने कहा नहीं। और इस तरह मुख्तलिफ जो सेनेटर्स थे अपोजिशन पार्टी के, उनसे मुख्तलिफ टॉक शोज में ये सवाल बार बार किए गए। यहां तक कि जिस दिन इलेक्शन हो रहा था उस दिन भी साफियों ने सवाल किए सारे मुख्तलिफ जो सेनेटर्स थे, किसी ने ना दबाव का इल्जाम लगाया ना हॉर्स ट्रेडिंग की बात की। अब यही सादिक सिंजरानी साहब थे, जब इनको पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब कह रहे थे कि मैंने इनको चेयरमैन सेनेट बनाया, पीटीआई के लोगों ने वोट दिए और मुख्तलिफ जो जमातें हैं, जो इत्तेहादी हैं, उन्होंने वोट दे दिए, बलूचिस्तान की जमातों ने वोट दिए, तो ये मुंतखब हुए। उसके बाद इनके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं, मुआवजे का कोई जवाब होता है कि इन्होंने किसी से कोई बदतमीजी की हो, कोई करप्शन की हो, कोई गलत काम किए हों, इनका रवैया गलत हो। कोई भी सेनेटर अगर आप ओपनली कहेंगे तो सादिक सिंजरानी साहब के खिलाफ वोट करने के लिए वो तैयार नहीं होगा। अब मामला ये है कि जो कहते हैं ना, बिल्ली बिलाकर थैले से बाहर आ गई। आसिल बिजिंजो साहब ने वही कहा, वही किया जो उनका एजेंडा था, जो उन्हें बिलाकर करना था। देखिए, जब उनके से सवाल किया गया, जब उनकी शिकस्त हो गई, तो उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी एक भी एविडेंस के अचानक से
उनके पास कौन सी ऐसी एविडेंस आ गई वहां बैठे बैठे ही कि उन्होंने कहा जी एक इदारे का सरबराह है, ये उन्होंने सारा काम करवाया। भाई कहीं इदारे का वो सरबराह वहां पे नजर आया? कोई इदारे के लोग नजर आए? इन्होंने कौन सा चश्मा पहना हुआ है जो सिर्फ इनको नजर आते हैं वो, और किसी को नजर नहीं आते? यानी आपके जो जमीर उनके जागे थे या सोए हुए थे, वो 64 लोग खड़े हुए, अंदर जाके उन्होंने वोट डाले, वहां पे तो कोई इदारे का बंदा नहीं अगर था। दबाव या कोई किसी किस्म का कोई लालच अच्छा, किया गया तो दूसरी सिर्फ बात 14 के लिए किया गया, अच्छा, बाकियों को भी दिया होगा, वो आ जाए सामने मैं कहें कि बता ये रहा हो रहा हूं, था। अब ये है कि वो पीटीआई उनसे तल्लक इनकी जमातों से ही है ना जी, अपोजिशन की जमातों से तल्लक है ना। यकीनन। ये इतने 30 मार्का बनते हैं, उनकी तो ये सुराग लगा नहीं सकते, तो आगे इदारे के ऊपर इल्जाम जड़ दिया आपने। मतलब आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसका मतलब है गाली देने के लिए आपने रखा हुआ है कि जब दिल चाहे आप इदारे के ऊपर इल्जाम लगा दें। यानी अपनी शिकस्त तस्लीम करने की बजाय आप एक इदारे को मिलान कर रहे हैं। और फिर उसामा साहब, मैं आज एक आपको बता देता हूं, जी जी, मैं बाकी 5 के बारे में बता दूंगा, लेकिन आज जो इतनी कमेटियां बन रही है ना, जी जी, ये मैं आपको सिर्फ इतना आज बता देता हूं। जरूर। एक JUIF के लोग हैं जो 9 वोटों की बात कर रहा हूं, जो 5 खराब हो उसके अलावा मैं बात करूंगा। अच्छा, उन 9 में से एक JUIF के हैं, 7 नून लीग के हैं, 7 क्या 7 नून लीग के हैं? 7 नून लीग के हैं, चलो लग जाएगा और पता, एक तभी पीपल्स देखते पार्टी हैं। का है। अच्छा, ये जो 9 लोग जिन्होंने वोट किया चलिए, है, ये शरद उनकी साहब मैं की बात इत्तला है। है। जो आ जाते हैं इस बाकी पे। 5 है, अच्छा, उनमें से क्या है? 7 पीपल पार्टी के हैं सर, 7 पीपल पार्टी के हैं। ये जो 5 का पैटर्न आया ना डबल स्टैंप वाला, ये नून के हैं। कल साहब थोड़ा सा आप उलट कर गए हैं। अच्छा, चले आप 7 पीपल पार्टी, मैं अपनी खबर पे नहीं, आपकी चले खबर है, मैं ये आपको आप बता- दोनों मानते हैं कि हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के ही लोग, सात- हैं जो IFP सात- लोग। ये पार्टी JUIF का भी एक मौलाना फजल रहमान साहब की एक दाना है, ऐसी बात है। मैं उस पे मैं बहस नहीं कि वो हुजूर होगा, लेकिन जो मेरी इतलात है 7 पे पार्टी 5 नून, दोनों का पैटर्न डिफरेंट था। पे पार्टी जो थी वो चुप करके जाके वो स्टैंप लगा के अपने कैंडिडेट को संजरानी साहब को आ गई। नून लीग वालों ने कहा जी कि संजरानी साहब को अब स्टैंप तो मुश्किल है, हम डबल स्टैंप कराएंगे, यानी कि हम अपने कैंडिडेट को भी दे देंगे, संजरानी साहब को भी दे देंगे। तो जो 5 डबल स्टैंप वाले थे वो नून लीग वाले थे, जो डायरेक्ट वोट पड़ा संजरानी साहब को हक में वो पे पार्टी थी। उन्होंने पहले भी डाला था, सारी बात है, उनका तो बनता था ना। लेकिन क्या तो जो मेरी इतलात है, मैं खैर साहब की इतलात को चैलेंज नहीं करता, हो सकता वो भी ठीक हो, लेकिन जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब नून लीग का पैटर्न डिफरेंट था, पे पार्टी का पैटर्न डिफरेंट था। नून लीग डबल स्टैंप में गई है कि उन्होंने जो एक हलफ दिया होगा कि जी हम सारे वोट डालेंगे, इनको हलफ दिए होंगे, कंफ्यूज जमीर था उनका, वो वोट डाला है ना, जमीर कंफ्यूज हो रहा था, वो इधर भी और दोनों वोट डाल है, खेल रहे थे। तो एक तरफ शहबाज शरीफ साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि मुखालफत करनी है, दूसरी तरफ से मरियम साहबा की उनको इंस्ट्रक्शन थी, नवाज शरीफ साहब की और मरियम साहबा की के तरीके तुम्हारे को कामयाब बनाना है। अब वो कंफ्यूजन की सूरत हाल में पहले उन्होंने दोनों को खुश कर दिया, दोनों तरफ कसम देने की आपकी हमने माननी है। शहबाज शरीफ कहेंगे उनको मरियम के प्राण उठाओ कहेगी जी, मरियम साहब कहेंगे जी बिल्कुल हमने आपकी और मानी। शहबाज शरीफ कहेंगे तो कहेंगे हमने आपकी मानी। तो ये लॉजिक तो डोगर साहब की जो बात है ना, ये तो बड़ी इसमें भी कंफ्यूजन अच्छा, थी दो बेला लोग कर, क्योंकि 2 धड़े थे वाजे तौर पे। अच्छा, लेकिन ये बजंजो साहब का क्या मसला है बाबर डोगर साहब? कहीं वाकई ऐसा तो नहीं इन्हीं बातों की वजह से और मरियम की वजह से लोगों को नजर आ रहा था, जिसने आपने कहा है कि कुछ लोग नून लीग में हैं जो नहीं पसंद करते कि आप इदारों के खिलाफ जाएं, मुल्क के खिलाफ जाएं, तो वाकई बजंजो साहब को पसंद ना करते हो, कहे कि यार ये तो जाकर आगे तबाही फैला देगा अगर ये चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गया, ये तो किसी की सुनेगा नहीं और ये बेइज्जती करवाएगा पूरे ऐवान की, हमारी भी, और जग असाई होगी, लोग हमसे नफरत करने लगेंगे, पाकिस्तानी कौम जो अपने वतन से मोहब्बत करती है इदारों से। तो उन्होंने वाकई इसी चक्कर में कहा जी हमने करना ही नहीं बजंजो को, हमसे पूछा गया कि भाई इसको हम चेयरमैन लगाएं। उसामा साहब, बजिंजो साहब नून लीग के 30 सेनेटर हैं, 30 सेनेटर हैं, उसमें से बलूचिस्तान से यकूब नासिर साहब हैं जो बलूचिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, और वो बजिंजो साहब की नॉमिनेशन पे सख्त नाराज़ थे। उनका ये क्लेम था कि भाई नून लीग बड़ी पार्टी है, 30 सीटें हैं, हमारा ये राइट है, सेनेटरशिप हमें मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने हमें ये इख्तियार दिया कि चूँकि आप मेजर पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आप सेनेटर दें, आप अपनी पार्टी से सेनेटर दें, तो आप 4 सीटों वाले बंदे को क्यों सेनेटरशिप दे रहे हैं? सिर्फ एक मरियम की जिद थी कि नहीं, हम बजिंजो साहब को ही टिकट देंगे, और जब उन्होंने देखा नाराज़गियाँ बढ़ रही हैं तो रहबर आज़म साहब जो हैं
उनको जेल में जाकर उनसे ये ऑर्डर सादर फरमाए गए कि हमारे कैंडिडेट बजिंजो साहब ही हैं। बजिंजो साहब में कौन सी ऐसी क्वालिटी थी जिसकी वजह से उनको ही टिकट दिया गया? सोने के पानी से नहाते उनके हैं। अंदर वो क्या है क्वालिटी इनका? थी। जिस दिन सेनेट के चेयरमैन मुंतखब हुए, उन्होंने उस दिन भी कहा था कि आज हमारे मुंह पे कालक मल दी गई है। आज उनका बाला दस्त कूतें जो है ईवान बाला से ऊपर वो साबित हो गई हैं। आज जमहूरियत का बयानिया, मरियम का बयानिया, नवाज शरीफ का बयानिया एक ही है। अदारों को गालियां देना, अदारों के खिलाफ हज़ारसाई करना, पाकिस्तान के खिलाफ बोलना, पाकिस्तान के खिलाफ बात करना, पाकिस्तान के दुश्मनों से हाथ मिलाना, ये एक ही एजेंडा था जिसके तहत उसको और उसी एजेंडे पे उनको कैंडिडेट बनाया। जिस तरह ख्वाजा आसिफ की असेंबली के अंदर की गई तकरीर अफवाज पाकिस्तान और सलामती के इदारों के खिलाफ, उसका रिवार्ड दिया गया था वज़ीर दिफा बना के। इसी तरह हासिल बंदे साहब की वो तकरीर जो पहले दिन उन्होंने की थी सेनेट के चेयरमैन जब मुंतखब हुए थे, उसका रिवार्ड दिया गया उनको। मैं आपको बताता हूं, एक बात ऐड कर ले, मैंने एक बात कहनी है फिर। जी जी बोले। सरदार यकूब नासिर साहब ने इसकी मुखालफत की, उसके बाद मुसद्दिक मलिक इसके मुखालिफ थे। अच्छा। पीर साबिर शाह जो केपीके के सदर हैं, वो इसके मुखालिफ थे। PMLN के अंदर शदीद रिजेंटमेंट थी कि बजिंजो साहब को टिकट क्यों दिया जा रहा है, ये हमारा राइट है। और शहबाज शरीफ साहब, सबसे अहम शहबाज शरीफ साहब, पहली तो बात यह है कि वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम इत्मीनाद लाने के ही खिलाफ थे। बिल्कुल उन्होंने इसको अपोज किया। उन्होंने ये कहा था कि इसका हमें फायदा क्या होगा, क्या इससे हम हासिल कर लेंगे। तो एक और सेकेंडली बजिंजो साहब की नॉमिनेशन पे तो वो बिल्कुल ही इस पे वो तैयार नहीं थे। तो इस सारी जो फैक्टर्स हैं, इसमें जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि बजिंजो साहब का जो नैरेटिव है, जो बयानी है, जो मरियम साहब का बयानी है, उससे मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स की मेजोरिटी जो थी वो एग्री नहीं कर रही थी। अच्छा। उसके बाद फिर पार्टी जो है, ये पार्टी अपनी गेम खेल रही थी। वो उनकी बजिंजो साहब के साथ कोई सिंसेरिटी नहीं है। नहीं, वो तो नजर आया जब ये वो बात कर रहे थे इदारे के खिलाफ, तो शहरी रहमान साहब कह रही थी क्या फजूल बातें हो रही हैं। उन्होंने रिपोर्टर को भी मना किया कि क्या सवाल कर रहे हो, और वो शर्मिंदा हो रही थी, नजर आ रहा था कि क्या है। और ये भी कहा जा रहा है कुछ सीनियर सहाफियों की तरफ से कि अगर शहरी रहमान को बनाती पीपल्स पार्टी तो शायद रिजल्ट और कुछ होता बजिंजो साहब की जगह। और जो आप बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा था कि यही बात हुई थी जब बलूचिस्तान की हुकूमत गिरी थी, नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत। वहां पर नून लीग के लोगों को एतराज ही ये था, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, आप खुद जाकर चेक कर लें कि जो बाबर साहब बात कर रहे हैं कि वो यही कहते थे कि बलूचिस्तान में क्यों दूसरों को हुकूमत दी। आज तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी हमने देखे मेजॉरिटी के बावजूद हमने बलूचिस्तान में जनाब कोलिशन गवर्नमेंट दी और वहां पर हुकूमत बनने दी, और कोई और वजीर आला हम ले आए, हम अपना ला सकते थे, जी मालिक साहब को लेकर आए। और वो जो एक अजीब सा उन्होंने सिस्टम किया, आधा वक्त तुम्हारा आधा वक्त हमारा, तो उस पर भी रिजेंटमेंट थी, पहले दिन से थी। आपको पता है फिर बलूचिस्तान में क्या कुछ होता रहा, वो हुकूमत नहीं चलने दी गई। तो नून लीग के वहां जितने लोग थे वो उस पर नाराज थे। आज अगर उन्होंने बदला ले लिया है, या आप ये कह लें कि अपना जो इरादा साफ जाहिर कर दिया, नवाज शरीफ साहब अब तो कोई बदला उस तरह ले नहीं सकते। बजिंजो साहब जो थे उन्होंने वही जहर उगला जो मरियम उगलती रही, जो नवाज शरीफ साहब उगलते रहे। जब ये खुद चाहे ये जजेस को फ़ोन करें, उन पर प्रेशर डालें, अपनी मर्जी के फैसले लेने की कोशिश करें, ये जनाब यहाँ से पीपल पार्टी की गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश करें, लाहौर से ये उनके खिलाफ लॉन्ग मार्च करें, उसके बाद जब उनका प्राइम मिनिस्टर है उससे ये इस्तीफा मांगें, जो इनका दिल करे। जब इनकी मर्जी के फैसले आ रहे हो तो सब कुछ ठीक है, जब इनकी मर्जी के फैसले नहीं आते तो उस वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि पाकिस्तान में जमहूरियत की तसलसल और मजबूती के लिए बनाया गया था, उसको ये रद्दी की टोकरी में फेंक दें और अपनी मर्जी से ये जो दिल करे करें। इनके खिलाफ फैसला आए तो उस वक्त वोट को इज्जत दो, उसको अदारों को गालियाँ, उस वक्त कोर्ट्स को गालियाँ, चाहे उसको पनामा लीक करें, अदारों को जलील करें, अदालों को रसवा करें, सारी दुनिया को ये मैसेज दें कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, ये जो आज जो कल उनका स्टेटमेंट आया, ऐसे वक्त में स्टेटमेंट आया जब इंडिया में आप देख लें वो पाकिस्तान बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, कश्मीर में इंडिया अपनी फोर्सेस को बढ़ा रहा है, अमेरिका का एक कामयाब दौरा हुआ है, अमेरिका आपकी चाह रहा है कि अफगानिस्तान के साथ मामलात नॉर्मल किए जाए मामलात। उस वक्त आपके एक सेनेटर जिनके पास उसका कोई एविडेंस नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई एविडेंस लेके आए, कोई सबूत लेके आए, कहाँ पर कैसे किस तरह से ये साजिश हुई, किन लोगों को कहा गया, कोई एक बंदा सामने ले आए जिसको इस तरह से फोर्स किया गया हो, जिस तरह से उन्होंने नाम लिया है।
सर ये तो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, ये पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है, ये पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश है कि इस तरह से कि इस तरह से सेनेट में मैनूवर किया गया। 2 दिन पहले आप ये कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन फेयर होने जा रहे हैं, उस वक्त आपके 64 बंदे खड़े हो रहे हैं, 64 बंदे जो है उस वक्त भी आप मुतमईन है, जिस वक्त काउंटिंग हुई उस वक्त भी आप मुतमईन है, बाहर निकल के आप कह रहे हैं या तो फिर आप असेंबली के अंदर शोर मचा देते, उसी वक्त क्या देते। सही, अब खरल साहब जो मामला शुरू हुआ है कि जनाब अपोजिशन कह रही है कि हम अब अपने अंदर से जो गद्दार हैं उनको तलाश करेंगे, तो ये अब जो बातें शुरू हो गई हैं, तो आपको लगता है कि इससे कुछ रिजल्ट निकलेगा? शहबाज शरीफ साहब भी अब तैयार हो गए हैं और सेनेटर्स की तलाश शुरू कर दिया है कि कौन कौन थे ये, पीपल्स पार्टी भी कुछ इस तरह का कदम उठाएगी? देखिए, बज़ाहिर तो पीपल पार्टी ने भी एक कमेटी बना दी है फैक्ट फाइंडिंग, जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, सईद गनी साहब हैं, नैयर बुखारी हैं और फरदुल्ला बाबर साहब हैं और एक बलोच साहब हैं। अब 5 रुकनी उन्होंने कमेटी बनाई है। इस तरह नून लीग ने कहा कि हम भी ऐसे लोगों को तलाश करेंगे। ये एक बयान की हद तक तो ज़रूर है, पता नून लीग की क़यादत को भी है, पीपल्स पार्टी की टॉप जो लीडरशिप है उनको भी है। अब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इसके अलावा उनके पास ऑप्शन क्या है? क्या आप समझते हैं कि इमरान खान ने तो आपने देखा पीटीआई के अपने अरकान असेंबली के खिलाफ, जब उनकी इतनी मेजोरिटी भी नहीं थी लास्ट टेन्योर में, तो उन्होंने एक्शन लिया था इलेक्शन से पहले, बकायदा उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। क्या इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत है कि ये अपने सेनेटर के खिलाफ इस पे कार्रवाई कर सकते हैं? ये कभी भी नहीं करेंगे। ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और इसके अलावा इनके पास कोई मामला नहीं। कि जिस पर इल्जाम लगा दें उससे कितने पैसे लेकर उसको सेंटर बनाया गया हो, कितने उसने करोड़ों रुपया खर्चा हो, किस एमएनए को दिया हो, ये सारा ड्रामा हो रहा है। जरदारी साहब को भी पता है कि किन किन लोगों ने उनके कहने पर किसको वोट डाला, शहबाज शरीफ को भी पता है कि उनके कहने पर किस किस बंदे ने संजानी साहब को वोट डाला। अब मैं आपको आगे बता दूं, आप देखेंगे आने वाले चंद दिनों में, ठीक है, 1 मिनट ठहर जाए, अगर मैं मान लूं आप जो कह रहे हैं वो 1 मिनट सर, 1 मिनट जी, आने वाले दिनों में मैं आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, आप और 5-10 दिन के बाद देखिएगा ये अपोजिशन इत्तेहाद टूटने जा रहा है, तो ये पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर लेगी। ये मैं आपको आज कह रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। इस पर पार्टी के अंदर डिबेट चल रही है, बात चल रही है और आप देखेंगे कि आने वाले चंद दिनों में इख्तिलाफात बढ़ते जाएंगे और अल्टीमेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस अपोजिशन इत्तेहाद से अलहदा। तो नून लीग पहले ही धड़ों में बटी हुई है और शहबाज शरीफ और बिलावल और जरदारी साहब ये दोनों एक कश्ती में तो बैठ ही नहीं सकते। तो शहबाज शरीफ भी ये चाह रहे हैं कि ये इत्तेहाद टूट जाए, अब जरदारी साहब भी ये चाह रहे हैं ये इत्तेहाद टूट जाए। यही तो वजह, वरना एक दूसरे को तो कबूल नहीं कर रहे, तभी तो फजलुर रहमान को आगे किया हुआ है। सर फजलुर रहमान साहब देखते रह जाएंगे और ये सारा इत्तेहाद का शरादा बिखर जाएगा, फिर पार्टी से अलहदा हो जाएगी, शहबाज शरीफ साहब अलहदा हो जाएंगे और वो मरियम और जो फजलुर रहमान साहब जो चाह रहे थे ना जी, वो अब अच्छा आप दोनों ये कह रहे हैं बाबर गुल साहब, असद खरल साहब के जी उनको पता है, लीडरशिप को पता है किसने क्या किया और हो सकता है उन्हीं के कहने पर किया हो, तो फिर ये क्या मसला है कि मियां साहब जब पनामा का आ जाए तो जनाब सुप्रीम कोर्ट जज बुरे हैं, अगर नैब में पेश होना पड़े तो नैब जितना बुरा इदारा ही कोई नहीं है, इनको तब पता चलता है जब वज़ीर आज़म नहीं रहते। उसके बाद पुलिस अगर जाने से रोकती है, उनके किसी एहतजाज वो करते हैं तो कहते हैं पुलिस बहुत बुरी है। अच्छा 10 साल आप राज करते रहे इस पुलिस पर और यह आपकी बांदी बनी रही और अब आप कह रहे हैं जी पुलिस बहुत बुरी है, जेल जाना पड़ता है कहते हैं जेल के हालात बहुत बुरे हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ा कहते हैं जी हॉस्पिटल तो इस काबिल ही नहीं है, कोई डॉक्टर इस काबिल नहीं है कि उससे इलाज करवाया जा सके। तो ये क्या ड्रामा है? फिर जमहूरियत फिर जाती उमरा का नाम रख दें, क्या करें? कोई इदारा ऐसा है जिनको पसंद आए? यही है उसामा साहब, जिस तरीके से ये पुलिस को अपने बतौर टूल इस्तेमाल करते रहे, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज के साथ जो कारोबार लोग करते थे और जिस तरीके से पुलिस फोर्स को इस्तेमाल करके उनको उठवाया जाता था, बुरी हो गई, उनसे चेक लिखवाए जाते थे, उनके घर नाम लगवाए जाते थे। हल्ला दूध की फैक्ट्री पे जिस तरह प्रोफेसर डॉक्टर जफर के ऊपर तशद्दुद कराया गया, एंटी करप्शन के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए गए, निराला ने वहां पे कलेक्शन सेंटर खोल लिया, कहीं रमजान शुगर मिल के साथ इनका भी कलेक्शन सेंटर था, ये उधार देते थे, पैसे देते भी कम थे, उन्होंने नगद पैसे देना शुरू कर दिए। निराला के ऊपर एफआईए को केस करवा दिए, उनको बैंक ऑफ पंजाब को उनके नोटिस करवा के, निराला एक ब्रांड था उसको बंद करा दिया। हल्ला लोगों को सस्ता दूध दे रहा था, उस पर हल्ला बोला, मुकदमे कराया, तशद्दुद कराया उसके ऊपर। फिर अपने दामाद को बचाने के लिए नवीद इकराम के ऊपर 1 अरब जिसने लूटा हुआ माल बरामद कराया, उसके ऊपर कार्रवाई कराई। तो मामला यह है कि ये जिस तरीके से आप देखें साना माल्टाउन के अंदर किस तरीके से पुलिस फोर्स को अपने
मुखालफिन के खिलाफ यूज किया, बलूचिस्तान से अपने मनपसंद आईजी को खैर लाए, साहब गुजारिश तो ये है ना साहब कि को। अगर तो कोई भी इदारा है, चाहे वो कौमी असम्बली है, सेनेट है, पार्लिमान है, दोनों मिलकर पार्लियामेंट बनते हैं, सदर की ओहदा देख लें, यानी अगर ये हुकूमत में है तो सब ठीक है, अगर इनकी बात चल जाए सब ठीक है। आज सेनेट से बुरा कोई ऐवान बाला ही नहीं रहा, वहां पर जो बैठे लोग हैं वो सारे मशकूक हो गए हैं, वो सारे बुरे हो गए हैं, पहले खुद चुने थे। जिस तरह संजरानी साहब वाला मामला हुआ, तो ये क्या ये कोई ज़हनी कैफियत है कि जहां आप चाहते हैं एक तख्त लगा हुआ है और बस ये पाकिस्तान कोई ऐसी जगह है कि जहां इनको विरासत में मिली है हुकूमत, जब तक ये रहेंगे निज़ाम है, ये अगर हटते हैं तो ना वहां जमहूरियत है, ना वहां कोई हुकूमत है, वहां ना कोई इदारा है, फिर कोई महफूज नहीं है। ये क्या सोच है? मियां नवाज शरीफ ना आज से पहले कभी जमहूरियत पसंद थे, ना वो कल थे, ना वो आज हैं, ना वो पहले नजरियाती थे, ना वो आज हैं। जमहूरियत के लिबादे में वो एक पाकिस्तान में एक तरह का मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि सारे अदारे उनके मातहत हों, उनकी मर्ज़ी से पाकिस्तान में हर चीज़ चले, उनके इशारों पे सारे लोग कठपुतलियों की तरह नाचें, उनके इशारे पे जजेस फैसले करें, उनके इशारों पे जनरल जो हैं वो उनके इशारों पे नाचें, उनके इशारों पे जो वो, और सेकेंडली जी वो ये चाहते कि वो जो मर्जी करें, वो पाकिस्तान की सारी दौलत चाहे वो अपने जाती खजाने में डाल लें, उनको कोई ना पूछे। जिस तरह से उन्होंने कहा था ना कि मेरा पैसा है, हाँ जी। मुझसे आपको अच्छा, कोई इस पर पूछने हम वाला हैं। नहीं है। अब आपने पैसे की बात छेड़ दिया है, एक और शुगर मिल है जनाब, उसका भी पता लग गया है, उसके भी खाते खुल रहे हैं, वहां भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और उसकी भी तफ्तीश पता चल रहा है जनाब ये नवाज शरीफ साहब से हो रही है। ब्रेक के बाद इस पर आते हैं। अब पता चला। अब पता चला। जनाब चीनी की सौदागरी क्या करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग किया करते थे। पहले आपने सुना चौधरी शुगर मिल्स का, अब शमीम शुगर मिल्स की भी छानबीन शुरू हो गई है और मनीम साहबा से 8 अगस्त को उसके बारे में जवाब तलब कर लिया गया है और उसमें भी पता चल रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और चौधरी शुगर मिल्स के हवाले से भी मियां नवाज शरीफ साहब से भी तफ्तीश होनी चाहिए। असद खरल साहब, तो ये सब ड्रामा था, ये शुगर मिल्स, यानी शुगर मिल पैसा तो बना रही होंगी, वो तो पांचों घी में थी, लेकिन उसके अलावा हाथ की उंगलियां पांचों घी में और पूरा जिस्म भी पता नहीं इन्होंने घी में घुसाया हुआ था। कहां से पैसे ला रहे थे? इनकी जितने भी शुगर मिले, रमज़ान शुगर मिल हो, चौधरी शुगर मिल हो या शमीम शुगर मिल हो, शमीम यानी शमीम अख्तर साहबा जो है वालदा है मोहतरमा नवाज शरीफ साहबा की, और ये अब इतनी इसको बेशर्मी में कहूँगा, क्या कहूँगा कि हम तो सोच भी नहीं सकते कि अपनी माओं, बेटियों और बहनों के नाम पर इस तरह के धंधे करें। ये धंधा ही होता है ना, आप एक मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, आप हवाला हुंडी करते हैं और उसके लिए आप अपनी माँ को ढाल बनाते हैं, आप अपनी बेटी के पीछे छुपते हैं, आप अपनी बहनों और अपनी जो अहलिया जो खवातीन है घर की, उनको अहले खाना जो है उनके शहबाज शरीफ साहब की शहबाज शरीफ साहब, नुसरत शहबाज जो अपनी अहलिया के पीछे छुपने की उन्होंने कोशिश की, टीटियां लगवाई गई, अपनी बेटियों के नाम पे टीटियां लगवाई गई। नवाज शरीफ साहब ने अपनी वालदा के नाम पे टीटियां लगवाई, अपनी बेटी के नाम पे टीटियां लगाई। अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सी मिलें थी जो बरतानिया से इनको पैसे आ रहे थे, यूएई से इनको पैसे आ रहे थे, इनको और दीगर ममालिक से पैसे आ रहे थे और गैर मुल्की शेयर होल्डर करोड़ों के शेयर इनको दे रहे हैं। पहले उनके नाम मुंतकिल होते हैं शेयर, फिर वो इनको दे रहे थे। भाई कौन से ऐसे आपके कारोबारी उनके साथ कोई रकाबत है, यानी जो ताल्लुकात हैं कि आपको बगैर पैसे दिए वो करोड़ों के शेयर दे रहे हैं, जिनकी मालियत जो है बहुत ज्यादा करोड़ बनती है, यानी 10 रुपए फेस वैल्यू एक शेयर की, जिस तरह चौधरी शुगर 4 करोड़ 80 लाख का तो कह रहे हैं कि मनीम साहब एक टीटी डॉलर, 4 करोड़ 80 लाख डॉलर, वो 7-8 अरब रुपया बनता है। फिर मुझे ये बताएं, हिल मेटल स्टेट जो है, जो जद्दा अल खुमरा में इंडस्ट्रियल एरिया में लगाई गई, जो करप्शन के पैसे से वो दुबई वाली मिल का कहानी उन्होंने बनाई, वहां पे लगी। पहले अल अजीजिया स्टील मिल थी, खसारे में उनका बेच दी, फिर वो लगी। वो जो सऊदी अरब में मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी, वो उसके एमडी हुसैन नवाज है, उसका 85% जो प्रॉफिट है, 85% टोटल उसका जो प्रॉफिट है, जो पैसे हैं, वो नवाज शरीफ साहब को आ जाते हैं। मुझे ये बताएं नवाज शरीफ साहब किस चक्कर में आ रहे हैं? नवाज शरीफ का वो हुसैन नवाज भेज रहे हैं। नवाज शरीफ उन 85% पैसे आते हैं
जो हवाला हुंडी के जरिए, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए राजीव बैंक से HBL न्यूयॉर्क जाते हैं और उसके बाद वहाँ पाकिस्तान आते हैं, वो आगे फिर मरियम साहिबा को बेचते हैं। मरियम साहिबा की जो जायदादों की जो इंक्रीज है, फिर मरियम साहिबा के जो पैसे जाते हैं उससे ज़मीनें ले लेती हैं। अच्छा, वो पैसे वापस भी कर देती है वालिद को, वो कहती है मैंने पैसे वापस कर दिए, फिर और पैसे आते हैं। ये एक ऐसा गोरख धंधा है, 1500 कनाल वो ज़मीन ले लेती हैं, अरबों रुपए की ज़मीनें वो खरीदती हैं, कारोबार उनका है नहीं, गाड़ियाँ उनकी जो है वो BMW, कभी वो कहती है मुझे मुत्तहदा अरब अमारात से मिली है तोहफे में, कभी वो कह रही है सऊदी अरब से BMW मिली है। कैप्टन सफदर जो है वो कहते हैं मुझे वजीफा मिलता था, मेरे ख्याल तो वो भी बंद हो गया होगा। उनका भी ख्याल रखना चाहिए ना, कि मतलब ये है कि उन बेचारों की भी इतनी कैप्टन सफदर का एक दफ़ा इंटरव्यू किया, तो पुरानी बात है, मैं द न्यूज़ अखबार में था उस वक्त। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा जी कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि देखें जी मैं तो एक रिटायर्ड कैप्टन हूँ, मेरे नाम कोई पैसे नहीं है, ये जो घर है ये मेरे ससुर का है, इस घर में रहता हूँ, मेरा कोई ज़ाती बिजनेस नहीं है, मेरी तो जो एज अ कैप्टन रिटायरमेंट हुई है, जो पेंशन आती है उस पेंशन वही मेरी पेंशन है। अच्छा। या जो मेरा थोड़ा बहुत खर्चा लगा हुआ है वो यहाँ से आता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं, मैं तो अपने बच्चों की फीसें भी नहीं दे सकता। तो मरियम साहिबा ये कह रही हैं कि मेरी बाहर तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब जब नैब वालों ने उनसे पूछा कि आपके चौधरी शुगर मिल में भी शेयर्स हैं, आपके शमीम शुगर मिल में भी शेयर्स हैं, और ये आपके अकाउंट में अरबों रुपया जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता ये कहाँ हिल मेटल स्टेट की TT बकायदा रिसीव की, वो कह रही है नैब को जी मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, अकाउंट्स में पैसे आई जा रहे हैं। वो कहती जी मुझे तो पता ही नहीं ये कहाँ से आ रहे हैं, और उसमें से वो पैसे निकलवा भी रही है, इस्तेमाल भी कर रही है, ज़मीनें भी खरीद रही है। तो उसामा साहब ये इनके झूठ की इंतहा है। लेकिन इन्होंने किस तरह से शुगर मिलें बनाई, शुगर मिलें जो है आप पाकिस्तान में जो अभी नैब ने जो इंक्वायरी कर रहा है, जब पाकिस्तान में चीनी का रेट पीक पे था, उस वक्त पाकिस्तान में चीनी का रेट दुनिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा, दुनिया में चीनी सस्ती है, हमारी चीनी बाहर एक्सपोर्ट नहीं होती, उसकी वजह यह कि कीमतें ज़्यादा हैं। तो इनकी चीनी अफगानिस्तान भी जा रही है, इनकी चीनी UK भी जा रही है, इनकी चीनी गल्फ स्टेट्स में भी जा रही है। उसको ये जस्टिफाई कैसे करेंगे? जब इनसे पूछा गया तो उसका जवाब इस सिफर है कि जनाब चीनी पाकिस्तान में महंगी है, दुनिया में सस्ती है, और आप जो है वहाँ पर बाहर चीनी भेज रहे हैं और वहाँ से जो है वो पैसा शो कर रहे हैं कि जी ये चीनी हमने बाहर बेची, उससे ये पैसा आ रहा है। तो इस तरह से किस तरह से ये आप देखें कि किस तरीके से ये पैसा करते हैं, तो माने और अरबों रुपया यहाँ से करप्शन का लूट के मुख्तलिफ हीलो बहानों से बाहर भेजा गया। अब देखें ना, अब आप देखिए, नाराज ना होइएगा, ये अब आपने सारा इनका किस्सा कहानी सुना दी। अब फिर आपको उस्मान बुज़दार साहब, वसीम अकरम प्लस क्यों बुरे लगते हैं कि इमरान खान साहब कहते हैं कि ये काम वो नहीं कर सकते, ना वो शुगर मिल कभी लगाएंगे, ना वो कभी आप देखेंगे कि वो शहबाज शरीफ साहब की तरह को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल लेंगे। अभी आपने देखा, चले वो ड्रामा ही था, गाड़ी ले जाकर ख़वातीन को बिठा रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं कम से कम, लेकिन आप उनकी कोई ऐशी, कोई शुगर मिल, कोई बहुत उनको पैसा बनाते नहीं देखेंगे। यही इमरान खान साहब कहते हैं कि यही इसका कमाल है, ये बेशक चुप करके बैठा रहता है, कहीं हिलता जुलता नहीं है, ना ये करप्शन करता है, ना ये कोई लाइफस्टाइल दूसरा एंजॉय करता है। उनको भी मुगल शहजादों वाली आते हैं, उनकी भी होनी शुरू हो गई। नहीं शहबाज शरीफ को बहुत फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपने सेक्रेटरी रखे हैं वो सारे शहबाज। यार अभी आपने देखा नहीं सोशल शहबाज गिल साहब ने क्या दिखाया, उन्होंने पूरा दिखाया है वो सारा कि जनाब किस तरह शहनशाह की तरह रहते थे शहबाज शरीफ साहब, वो पूरा अंदर दिखाया, हाँ जी, घर के क्या था, किस तरह था, उन्होंने तो बेइज्जत कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, वो तो कहते हैं उस्मान बुज़दार साहब तो मुझे लगता है चटाई बिछाकर सोते हैं शायद। मैं आपको बताता हूँ कि प्लस साहब जो है वो कितने सादा हैं। अगर प्रोड्यूसर साहब वो फुटेज चला दें जो मंगला इरिगेशन का जो रेस्ट हाउस है, उसकी तो जरा लोग भी देख लेंगे वो फुटेज। यही है जनाब। परसों वसीम अकरम प्लस साहब जो हैं ये अपनी फैमिली के साथ मंगला रेस्ट हाउस के, अच्छा, इन्होंने वहां पर जाकर 3 कमरों का रेस्ट हाउस है, इरिगेशन का, बड़ा खूबसूरत है, झील के सामने है, बहुत बहुत खूबसूरत है। इनको इतना पसंद आया कि इन्होंने ऑर्डर दे दिए कि जनाब इसको अभी जो है वो मेरा वो क्या कहते हैं, मेरा कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया जाए। अपने जो PSO थे उसको कहा कि अभी इसी टाइम इसको कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया जाए। और उसके बाद उन्होंने अडैप एक अदारा है, अच्छा, इन्होंने उंगली भी तो नहीं हिलाई शहबाज शरीफ की तरह, बस कर दो, अभी कर दो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके मुजाहिद शेरदिल जो है वो उसके CEO हैं, इन्होंने वो भी इनके साथ थे।
उस वक्त इनकी फैमिली थी, इनके भाई थे और इनकी एक फैमिली थोड़ा थी। सा मुजाहिर शेर ऐसा एक मिनट खैर साहब, एक मिनट ये बात कंप्लीट होने दें। इन्होंने उनको ऑर्डर दिए कि जनाब इस खर्चे पे कैंप ऑफिस की मुकम्मल रेनोवेशन की जाए, इसको चीफ मिनिस्टर की एनेक्सी के हवाले से उसको तब्दील किया जाए, जितना भी पैसा आता है वो सारा वो जो सरकार से लगेगा। अडैप्ट कैंप लगाएगा। ऑफिस का मतलब है यहाँ के मुलाजमीन की तनख्वाह जो फिर वो उसके और ट्रीटमेंट होगा मुजाहिद- जो- वो मुलाजमीन इरिगेशन डिपार्टमेंट के होंगे जी। उसकी रेनोवेशन अडैप्ट डिपार्टमेंट करेगा और इसको यूज जो है उस्मान बुज़दार कभी-कभी साहब की जब दिल फैमिली करेगा, करेगी, उनके कोई और नहीं दोस्त कर सकता। करेंगे, कैंप उनके ऑफिस बन नो गया तो जो- जाहिर बात है, फिर वो नजदीक जो खटक कैंप भी नहीं ऑफिस है सकता। ये जो आपको दिखाया जा रहा है एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमने मरी हाउस खोल दिया, हमने फलां रेस्ट हाउसेस खोल दिए, लोगों के लिए सर, आए वो ये- पैसे देकर ये वहां रहे। सारे आप लोगों उस के लिए तो पर नहीं। इल्जाम समझ लगा साहब, रहे हैं कि वो ये मंगला जो का कुछ साहब- आपने साहब- लिए भी जो रखने कब्जा हैं, करेगा। सारे लोगों के लिए तो नहीं देंगे, कुछ साहब, और लोग साहब, ये रखने हैं। मंगला झील जो है इसके ऊपर इरिगेशन का ये रेस्ट हाउस था। इरिगेशन के ऑफिसर जो वहां पर विजिट पर जाते थे शर्म वो आनी यहाँ पर चाहिए। ठहरा करते थे। ये स्पेसिफिक सरकारी पर्पस के लिए था। उस्मान बुज़दार साहब ने वहां पर विजिट किया, उनको ये बड़ा खूबसूरत लगा। कहा जी कैंप इन्होंने ऑफिस कहा कि जी ये तो बिल्कुल ये तो मेरा कैंप ऑफिस होना चाहिए और उसके बाद उसको कैंप ऑफिस डिक्लेयर मेरा ख्याल है इमरान अब खान वहां साहब पर को इनकी फैमिली जाएगी, इस पे वहां पर फौरी- ठहरेगी, वहां पर खाने खाएगी, सरकारी वो प्रोटोकॉल सरकारी एंजॉय बिल से करेगी। और खजाने जनाब से। अभी ये एक है, इनका ख्याल था कि मंगला झील की तरफ ना किसी की तवज्जो जानी है, ना किसी को पता चलना हाँ है। जी, गवर्नर हाउस जो छोटा-मोटा है। बरी है वो फोकस है। और ये जो कैंप ऑफिस है ना, ये पंजाब हाउस से सिर्फ 15 किलोमीटर के फासले पर है, यानी कि वहां पर भी इनका कैंप ऑफिस है। इस्लामाबाद पंजाब हाउस में भी इनका कैंप ऑफिस है। ये उससे 15 किलोमीटर दूर भी चाह रहे हैं कि बन जाए। ये 15 किलोमीटर के फासले पर फिर ये तो फिर बनाया वाकई गया। प्लस मकसद है, ये लेकिन ये कि शहबाज शरीफ अपनी प्लस हो रहे हैं। फैमिली, अपने बच्चों, अपने दोस्तों को ये बुलाया तो फिर किया खादिम जाए, आला वो प्लस जहाँ है। पर रहें, अय्याशियां करें, मजे करें सरकारी पैसों पर। और फिर अगली नून बात प्लस नहीं मुजाहिर शेरदिल साहब की सुन लें कि एक दिन पहले अभी नैब ने इंक्वायरी ऑथोराइज किया 900 मिलियन 90 करोड़ यानी 1 अरब रुपए के नजायज जराये से उन्होंने एहसासे बनाया। अच्छा मजे की बात अब है, उनके पास तो मजे- पैसे की मजे फरावानी की है। बात है। ये जो मुजाहिद शेरदिल है ये शहबाज शरीफ की आंख का तारा था, उसका सबसे मेरा चीता ख्याल अफसर खबर था। उन्होंने कहीं लीक तो नहीं कर दी आज साहब। आज वो खबर उन्होंने तो उसी लीक को- नहीं कर दी कहीं। उसी को वसीम अकरम प्लस साहब कह रहे हैं कि ये इसको ना रेनोवेट करो अपने फंड से। तो बस यही जीजी बात है, खान में अपने भी फंड से उनका- तो फिर- उनका कैंप ऑफिस है, वो तरीके उनका फिर लाहौर bureaucracy में भी बताती है ना, वही पसंद घर है, कैंप ऑफिस है। उसके बाद उनका आप देखें ना इस्लाम- डीजी खान में अभी वो इस्लामाबाद असदुल्लाह हाउस में फैज कैंप साहब ऑफिस है। वो एक मुजाहिद- तरफ आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के 5-5 कैंप ऑफिस थे और वहां पर वो अंधाधुंध पैसा खर्च करते थे, और आपके वसीम अकरम प्लस साहब जो है ना वो भी उनको उनके ये तो नहीं लोग पता कहते था होंगे ना जी शहबाज शरीफ बड़े काम करते थे, तो वो कहते होंगे लो जी मैं काम करके दिखाता हूं। उन्होंने 5 बनाए थे, मैं को 15-20 बना के दिखाता हूं कैंप ऑफिस, और जगह जगह बनाऊंगा तो हर सर, कैंप ऑफिस के 10-15 किलोमीटर दूर। क्या और ये- मुजाहिद शेरदिल जैसे लोग जब साथ होंगे तो जिन्होंने 90 करोड़ रुपया बनाया वो कहेंगे सर देखिए मैं 90 करोड़ बना चुका हूं, कुछ नहीं होता, आप भी आए एंजॉय करें, अच्छा आप मजे देखें करें, ना असदुल्लाह लोग फैज आपको याद साहब करेंगे। ने कमिश्नर लगाए थे डीजी खान, जिनके बारे में गुजरांवाला से चले और फिर वो मेंबर उधर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में गए, फिर उधर गए। उनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में अब रिपोर्ट उन्होंने क्या काम किया है वो भी बताएंगे आगे जाके। और लेकिन साथ ही मुदस्सर रियाज मलक जो है वो उनको लगा दिया गया वहां पे कमिश्नर डीजी खान। अभी जो गौर नफीस साहब जो लगाए हैं यानी 22 ग्रेड का जो ऑफिसर है एडिशनल आईजी सियालकोट में उनके कारनामे है ना, कल साहब वो सुनहरी रूफ के साथ लिखने के काबिल हैं। वो बेतहाशा इंक्वायरी एंटी करप्शन में ही भुगत रहे हैं। और मजे हुसैन की बात असगर है कि साहब ने भी उनको- उनके खिलाफ एक इंक्वायरी की थी, जो डीजी एंटी करप्शन और डिप्टी चेयरमैन नैब हैं उन्होंने भी उनके खिलाफ एक इंक्वायरी की थी। अब वो 20 ग्रेड के ऑफिसर हैं, उनको डायरेक्ट डीजी एंटी करप्शन लगा दिया गया है। और पीछे कौन सा नाम आया है नया सुन ले, जी जी जहांगीर तरीन साहब। अब जहांगीर तरीन साहब माशाल्लाह चुनकी को ऐसा बंदा लाएंगे ना ताकि उनके जायज निजात काम हो। जहांगीर तरीन साहब, हर इमरान जगह खान जहांगीर तरीन साहब, साहब को ले अगर आते हैं। जहांगीर तरीन साहब के जो केपीके के अंदर जो पहाड़ों के उन्होंने ठेके लिए हुए हैं, सिर्फ आप जो ग्रे नाइट उनका जो पत्थर निकल रहा है ना वो 300-400 पर स्क्वायर फुट है, कितने करोड़ों का। और इटली में कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, पाकिस्तान में कितना जा रहा है, पूरी मार्केट के अंदर एक दिन के या एक महीने के आप पैसे निकाल लें तो आपके सूबे का आधा बजट बन जाता है। जब जो अब टाइम तक खत्म हो गया। अब तक जो कैलकुलेट करें जो उन्होंने पत्थर वो लगवाए, निकाल चुके हैं टाइम लेजर खत्म- कटिंग करके, चीफ तो सेक्रेटरी वो तो उन्होंने लगा बेनिफिट ले दिए, रहे। डीजी एंटी करप्शन उन्होंने अपने लगवा दिए, उसके बाद प्रोसिक्यूटर जनरल उन्होंने अपने लगवा दिए। तो वो तो सारी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है या वो आदि शहबाज शरीफ साहब की है, आदि जहांगीर तीन साहब की है। तो उस्मान बुज़दार साहब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो कैंप ऑफिस खुलवा रहे हैं अपने, वो खादिम आला अय्याशियां प्लस कर है। रहे हैं। आज से उनको आपने कहना है खादिम आला प्लस।
वो देखें कितने अच्छे अच्छे रेस्ट हाउसेस दे रहे हैं अपने ख़ानदान को, और वो नाम रोशन करेंगे। लोग भूल जाएंगे शहबाज शरीफ को अगर इसी तरह चलते रहे तो। उस्मान बुज़दार साहब, शाबाश है आपको, कमाल कर रहे हैं आप। इसी तरह आप लगे रहे। दे दिया आवाम को तोहफा। इमरान खान सारी उम्र याद करेंगे कि उन्होंने किस आला पंजाब लगाया था कि शहबाज शरीफ लोगों को भूल जाए। कि इस तरह के आप बड़े मिल जाएंगे आपको, हर डिपार्टमेंट के अंदर इस तरह के आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, और जहां जहां आप जाएंगे बड़ी खूबसूरत जगहों पर हैं, ज़रूर जाइए और इसी तरह के ऑर्डर करते जाइए ताकि हर जगह आपकी तख्ती लगेगी। ये भी उस्मान बुज़दार से को 50-60 तो बनाए ना, तारीख में नाम आपका याद रखा जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।